सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। हमारी सोसाइटी में हशमत साहब की फैमिली 1 महीने पहले ही शिफ्ट हुई थी। मैं उनके यहाँ कुरान ख्वानी और मिलाद पर गई थी। बहुत ही अच्छे, शरीफ और मिलनसार लोग थे। 2 बेटे, 1 बेटी, मुख्तसर सा घराना था। मिसेस हशमत के यहाँ उनके बेटे की शादी की तैयारी हो रही थी और फिर देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। उनके घर की नई दुल्हन अलिशबा बहुत ही खूबसूरत और खूबसूरत थी। हम लोग फंक्शन अटेंड करके घर आए तो रात के 2 बज रहे थे। मेरे शौहर सज्जाद ने बच्चों को कपड़े चेंज करवा के सुला दिया। मैंने भी जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किया, नमाज इशा अदा की और किचन की सफाई करके कमरे में पहुंची तो रात के 3 बज चुके थे, जबकि सज्जाद और बच्चे सो चुके थे। मैं अभी लेटी ही थी कि कुछ शोर की सी आवाज आई, जैसे कोई औरत बुरी तरह चीख रही हो। साथ में और भी आवाजें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने सज्जाद को जगाया कि देखिए बाहर कितना शोर हो रहा है, किसी औरत के जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही है। सज्जाद कसमसाए, अरे यार तुम सो जाओ, सुबह हम सबको जल्दी उठकर अपने अपने काम पे भी तो जाना है, आराम करो। ये कहकर सज्जाद फिर से सो गए। मुझे भी बहुत नींद आ रही थी तो मैं भी ये सोचकर सो गई कि कल खुद ही मालूम हो जाएगा मोहल्ले में ये आखिर किस तरह की आवाजें थी। फिर हुआ ये कि स्कूल की मसरूफियत बढ़ गई। एग्जाम्स हो रहे थे बच्चों के भी और मेरे स्कूल के भी। तो ऐसे ही 1 हफ्ता और गुजर गया। एक रोज अचानक मिसेस हशमत मेरे घर आई। वो बहुत ही परेशान और डिस्टर्ब लग रही थी। मैंने वजह पूछी और साथ ये भी पूछा कि उस रोज रात कैसा शोर था, आपको कुछ पता है क्या? मिसेस हशमत ने शर्मिंदगी से कहा, बेटा वो मेरे घर का ही शोर था, मैं इसी सिलसिले में तुम्हारे पास आई हूँ। मसला ये है कि वो शोर मेरी बहू कर रही थी। ये कहकर उनका चेहरा खौफ से मस्क हो गया। अरे वो तो उसकी सुहागरात थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? मेरे सवाल पर मिसेस हशमत ने कहा, शहनाज बेटा, असल में अलिशबा नफ्सियती मरीज है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस 1 हफ्ते में हमने उसे कहाँ कहाँ नहीं दिखाया। वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, मगर रात में कभी उसको दौरे पड़ते हैं और कभी नहीं। अच्छा आप ये बताइए, अपने शौहर के साथ उसका रवैया कैसा है? उफ बेटा मत पूछो, मगर जुनैद को देखकर, खास तौर पर अपने मियाँ को देखकर ही कमरे में चीखती चिल्लाती है। बेचारा मेरा बेटा बहुत परेशान है। वो चुप हुई तो मैं सोच में पड़ गई। अच्छा तो ये मामला है, उसने सुहागरात से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है ना? खास तौर पर जुनैद को देखकर अपने आपे से बाहर हो जाती है ना? हाँ बेटा ऐसा ही है, तुम कुछ मशवरा दो, मैं बहुत अजियत में हूँ। अलिशबा के वालिदैन से इस सिलसिले में बात की तो वो भी बहुत डिस्टर्ब्ड है। मैंने कहा, देखिए मुझे तो सीधा साधा ये मसला नदीदा और हवाई मखलूक का लगता है। इससे आप किसी अच्छे बाबा के पास ले जाएं। मुझे तो ये किसी आसिफ का असर ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही मसला मैंने कहीं पढ़ा था। आप आज ही अलिशबा को किसी आमिल बाबा वगैरह के पास ले जाएं। और फिर जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जब अलिशबा को पीर बाबा के पास ले गए तो पीर बाबा ने उन्हें बैठने को कहा और फिर पीर बाबा ने मन ही मन कुछ पढ़ना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने हशमत साहब
और उनके बेगम से कहा, आपकी बहू अलिश्बा पर तो कोई जिन आशिक है और वही जिन उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है जिस वजह से उसे अपने शौहर से नफरत होती है और वो उसे अपने करीब तो क्या अपने सामने भी नहीं देख सकती। वो कभी भी अपने मियाँ को कबूल नहीं करेगी। इतना ही नहीं बल्कि वो जिन इस लड़की पर कई साल से आशिक है। बहुत लंबा काम है, इस काम में टाइम और पैसा लगेगा। सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ये कहने के बाद हशमत साहब और उनके बेगम के चेहरे खौफ से मस्क हो गए। फिर पीर साहब ने कहा, ये मसला लड़की के वालिदैन के घर से शुरू हुआ है, तो मुझे वहीं पर जाके इसका इलाज करना होगा ताकि इस आसिफ का असर जड़ से खत्म हो सके। अभी आप लोग बेफिक्र होकर घर जाइए। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस हशमत भी अपने बहू अलिश्बा को लेकर वहां से चले गए। फिर पीर साहब के कहने के मुताबिक दूसरे ही दिन इलाज शुरू किया गया। पीर साहब अलिश्बा के वालिद काशिफ साहब के घर पर आए। उन्होंने अमलियात के लिए घर के एक खाली कमरे को चुना। फिर पहले तो कुछ पढ़कर खुद पर और घर वालों पर और फिर कमरे का हिसार बांधा और काशिफ साहब से सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? काशिफ साहब ने कहा, तकरीबन 20 साल से हूँ। दूसरा सवाल कि आपके इस मकान को बनवाते वक्त कोई मसला पेश आया था क्या? जी बाबा जी, इस मकान का वो एक आखिरी कोना जो बैरूनी गेट की तरफ है, आप देखें सीधा नहीं है, कुछ हिस्से की जमीन छोड़कर फिर मकान बनवाया गया था। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, तीसरा सवाल, छत पर जाहिर है फैमिली वाले जाते होंगे, है ना? नहीं, शायद ही कोई गया हो। हम छत पर नहीं जाते, काशिफ साहब ने बताया। अच्छा, अब आप लोग कमरे से बाहर जाए और मुझे अकेला छोड़ दे। जब मैं आवाज दूं तो फिर आइएगा कमरे में। जी बाबा, जो आपका हुक्म। काफी देर बाद पीर साहब ने दरवाजा खोला तो काशिफ साहब कमरे में दाखिल हुए। बरखुरदार, अगर आप ला सकते हो तो ये सामान ले आओ, और अगर नहीं तो फिर मुझे पैसे दे दे, मैं ये सामान ले लूँगा, क्योंकि इस अमल के लिए ये सब चीज़ें दरकार हैं। उन्होंने कागज़ उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। काशिफ साहब ने कागज़ पढ़कर एक दफ़ा नज़र घुमाया और फिर पीर साहब से कहा कि मुझे इस चीज़ों का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, अगर आप ही तकलीफ़ कर ले तो मेहरबानी होगी। चलो ठीक है, मैं कल से चिल्ला करूँगा कब्रिस्तान में बैठकर। इस बच्ची पर ज़बरदस्त आसिफ का मसला है। असल में वो इससे शादी करना चाहता है और इस वजह से बच्ची मियाँ को देखते ही अपने आपे से बाहर हो जाती है। इसने मियाँ बीवी में नफरत और दूरियां पैदा की है, मगर अल्लाह की ज़ात के आगे किसी का भी बस नहीं चलता। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीर साहब ये सब कुछ बताकर चले गए और फिर अलिश्बा को मायके उसके वालिदैन के घर पे भेज दिया गया ताकि आसानी से इलाज हो सके। इलाज शुरू किए 15 दिन हो चुके थे। जुनैद एक बार भी यहाँ नहीं आए थे। अलिश्बा बिल्कुल नॉर्मल थी। आज पीर बाबा सारे इंतजामात मुकम्मल करके काशिफ साहब के यहाँ आए थे। अब असली काम करना था। कमरे में काशिफ साहब, उनका बेटा और हशमत साहब, उनका बेटा जुनैद और अलिश्बा थे। अलिश्बा की नज़र जैसे ही जुनैद पर पड़ी तो वो घुर्राने लगी। फिर पीर साहब ने उसके बालों की एक लट अपनी उंगली पर मजबूती से लपेट ली और उसे काबू में करके कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पीर साहब ने उस जिन से कहा, बोल, तू क्या चाहता है? पीर साहब के सवाल पर एक मर्दाना आवाज में जवाब आया, मैं इसे चांद से खत्म करना चाहता हूँ।
क्यों? इस लड़के ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने मुझसे मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत छीन ली है। मैं अलिशबा से शादी करना चाहता हूँ। मैं इस जुनैद को मार दूंगा। अच्छा, तू मारेगा? तुझ में इतनी हिम्मत है? पीर बाबा गुस्से से बोले। हाँ, मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? मुझे कैद मत कर। मेरी मौत को जाया ना कर। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अलिशबा जुनैद पर पूरी ताकत से लपकी कि कमरे में मौजूद सारे लोगों ने अलिशबा को दबोच लिया और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी जगह पर लाकर बिठाया। वो कुछ बेदम और थकी हुई लग रही थी। पीर साहब ने फिर उस जिन से कहा, दफा हो जाए यहाँ से। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, लड़की का पीछा छोड़ दे, वरना क्या कर लेगा तू? एक भारी आवाज आई, वरना फिर मुझे दूसरा पैंतरा आजमाना होगा। मुझे मजबूर ना कर, चुपचाप यहाँ से चला जा और आइंदा कभी इधर ना आना। पीर साहब की आवाज में गुस्सा था। पीर साहब ने फिर कुछ पढ़ना शुरू किया। काफी देर की जद्दोजहद के बाद वही मर्दाना आवाज आई, जा रहा हूँ, अब नहीं आऊंगा, जा रहा हूँ मैं। और अलिशबा फिर मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गई। पीर साहब ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और सबको मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 15 दिन के चिल्ले से आपकी बच्ची इस खबीस जिन के कैद से आज़ाद हो चुकी है और मैंने मुकम्मल इंतजामात भी कर डाला है। वो कोना अब इन खबीसों से पाक हो गया है। आपके मकान के उस कोने में जहाँ पर मसला था, वही इन जिन्नात का बसेरा भी था और यही से ये जिन आपकी बेटी पर आशिक हो गया था। कुछ देर बाद अलिशबा ने आंखें खोली। वो सबको हैरत से बार बार देख रही थी। घबराओ नहीं बेटी, तुम अपनों के हिसार में हो। करम है रब, तेरा लाख लाख शुक्र। परी अपनी सहेली बिजली और पानो के लिए चाय बनाकर लाई और उनके पास बैठ गई। बिजली और पानो किसी जिन की बात कर रही थी। परी ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। बिजली बोली, अरे परी पूछो ही मत। हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। परी बोली, मजाक ना करो, क्या ये बात सच है? क्या वाकई में ऐसा होता है? तब इन लोगों ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा ही होता है। जिन्नात इंसान से मोहब्बत करे तो फिर कब्र तक साथ निभाते हैं। तीनों सहेलियां जिन्नात के बारे में बात करने लगी। ऐसे ही सहेलियों के साथ बातचीत के दौरान परी मन ही मन सोचने लगी, मगर ये जिन मिलेगा कहाँ से? कैसे इसे हासिल करूँगी? किससे बात करूँ इस बारे में? बिजली और मानो से तो बात नहीं कर सकती, मुझे पागल बोलेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। परी अपने सहेलियों के जाने के बाद सोचने लगी, काश कोई जिन मुझसे भी मोहब्बत करे और मुझे अपना बना ले और हमेशा मेरा साथ निभाए। परी मुसलसल सोच रही थी कि जिन की मोहब्बत पाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। कभी सोचती कि शायद किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएंगे कि जिन को कैसे हासिल किया जाए। ठीक है, कल जाती हूँ किसी आलिम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। परी ने दिल ही दिल में सोचा और फिर अगले ही दिन अपनी माँ से कहा, मैं बिजली के घर जा रही हूँ और दोपहर तक आ जाऊंगी। ये कहकर परी पास वाले गांव में एक आलिम के पास पूछने चली गई। वो वक्त से ही दूसरे गांव के लिए रवाना हो गई थी। परी इस आलिम से मिली और इसे सारा मांझरा बताया। परी ने कहा, मैं किसी जिन से सच्चा मोहब्बत करना चाहती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। आलिम ने जब लड़की के मुंह से ये बात सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। आलिम ने कहा, ए बेवकूफ़ लड़की, ये क्या बात कर रही हो? क्या तुम अपनी अकल घर पर छोड़ आई हो जो ऐसी बात कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता। इंसान हो तो इंसान ही रहो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मगर परी पर तो जैसे जिन से मिलने का भूत सवार था।
आलिम बाबा, बस मुझे एक तरीका बता दीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे अपने जान की भी कोई परवाह नहीं है। मुझे बस एक जिन चाहिए। हर हाल में मैं एक जिन की बीवी बनना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि किसी इंसान से कभी शादी ना करूँ। और फिर वो ये कहकर रोने लग गई। बाबा जी भी पिघल गए। अब वो क्या कह सकते थे। इस पागल लड़की की बात माने बिना कोई चारा भी नहीं था। तभी उस आलिम बाबा जी ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगा, लेकिन जानती हो कि ये काम बहुत मुश्किल है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन हाँ, अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिन से मिल सकती हो और तुम्हारी उसके साथ शादी भी हो सकती है। बाबा जी ने उसे रात के 12 बजे वापस आने को कहा और फिर उससे ये भी बताया कि उसे 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात। परी पहली बार तो घबरा गई। सोचा कि ये कैसा काम है, बड़ा ही मुश्किल है। मगर फिर क्या करती, सच्ची मोहब्बत की तलाश में जो निकल पड़ी थी, और वो भी एक जिनजादे से। परी ने उस आलिम से पूछा, बाबा जी, क्या मुझे हर रात कब्रिस्तान में अकेला ही जाना होगा? आलिम ने भी जवाब में परी से कहा, हाँ बेटी, जाना तो तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। फिर वहाँ जाकर एक गोल दायरा बनाना और उसके अंदर बैठकर ये कालिमात पढ़ना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर 50 दिन तक लगातार तुम ऐसा करती रही तो जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, कालिमात पढ़ते हुए इन जिन्नात को तुम काबू करने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें बहुत डराएंगे और तंग करेंगे ताकि तुम दायरे से निकल आओ। और इस दायरे से अगर तुम बाहर निकल आए तो ये तुम्हें वही मार डालेंगे और बहुत बुरी मौत मरोगी तुम। कालिमात मुकम्मल होने तक तुम्हें हरगिज़ उस दायरे से नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परी ये सब सुनकर बहुत डर रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे हिम्मत भी दे रखी थी। उसने बाबा जी की दुआ ली और उनसे इजाज़त लेकर घर जाने की तैयारी करने लगी। रास्ते में खुद से बातें कर रही थी, हाय, ये तो बहुत ज़्यादा जालिम काम सौंप दिया बाबा जी ने। कैसे करूँगी अकेले, कुछ हो ही ना जाए, कहीं मर ही ना जाऊँ। पर सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा मुझे। फिर वो खुद को ही तसल्ली दे दी। परी सीधी घर चली आई। वो अपने कमरे में गई और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी ख़ास दोस्त सहेलियों, बिजली और बानों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। परी अब उस रात का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और आने वाले दिन के लिए खुद को तैयार कर रही थी। वो सोचती रहती कि मरना तो वैसे भी है, क्यों ना किसी के मोहब्बत के खातिर मरा जाए। दूसरे दिन सुबह से ही परी सोच रही थी कि कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाकर अपना काम शुरू कर दे। और फिर आखिरकार इंतज़ार करते करते रात का वक्त आ ही गया। उसने कालिमात को एक बार फिर से दोहराया। सब घर वाले सोए हुए थे। परी चुपके से घर से बाहर निकलकर गांव वाले कब्रिस्तान के करीब पहुंच गई। वहां पर खामोशी थी, आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। परी बहुत डरी हुई थी, मगर हिम्मत करके उसने एक गोल दायरा बनाया और उसमें बैठ गई। फिर वो कालिमात पढ़ने लगी जो उसे बाबा जी ने बताए थे। कालिमात पढ़ते पढ़ते दायरे के बाहर परी को जिन्नात नजर आना शुरू हो गए। वो खौफनाक आवाज से निकलने लगे ताकि परी डर कर बाहर आ जाए। परी डर भी बहुत जा रही थी क्योंकि उसने कभी जिन्नात देखे ही नहीं थे, मगर अब उनकी खौफनाक सूरतों को देखकर डर के मारे उसकी सांसें रुक रही थी कि वो जिन्नात कहीं उस दायरे के अंदर ही ना आ जाए और दायरे में ही उसे ना मार डाले। जिन्नात अचानक उसकी माँ को सामने लेकर आए और उसकी गर्दन मरोड़ने लगे। ये देखकर बड़ी डर गई और मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे आ गई। वो जिन्नात के सामने रोने ही लगी थी कि उसे अचानक बाबा जी की बात याद आ गई। बेटा, ये सब झूठ है, तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें डराएंगे ताकि तुम उस दायरे में से बाहर निकल जाओ।
मगर अब ऐसा नहीं होगा। परी की हिम्मत देखकर जिन्नात भी हैरान थे कि आज से पहले वो कितने इंसानों को डराने में कामयाब हुए, मगर इस लड़की को नहीं तोड़ सके। खैर, परी अपना चिल्ला मुकम्मल करने में कामयाब हो गई। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो हिसार से बाहर निकली और खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में वही सन्नाटा और खामोशी थी। वीरानी और उदासी इंतहा की थी, मगर उसे अब डर नहीं लग रहा था और वो बिल्कुल निडर होकर घर लौट आती है। देखते ही देखते अगली रात आ गई। परी कब्रिस्तान पहुंच गई और दायरा लगाकर वही कालिमात उस रात भी पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही देर में जिन्नात वापस हाजिर हो गए और इसको दायरे से बाहर निकालने की कोशिश में लग गए। मगर परी अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी इन जिन्नात से कि चाहे वो कुछ भी कर ले। अब वो पीछे नहीं हट सकती थी, ना ही इस दायरे से बाहर आ सकती थी। जिन्नात कभी खौफनाक आवाज़ से निकालते, कभी उसके घर वालों को सामने लाकर बुरी बुरी मौत देते, कभी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेते। मगर परी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिन्नात ने अपनी कोशिशें कर ली, मगर उनसे कुछ ना हुआ। परी अब खुश रहने लगी थी। उसे उम्मीद थी कि वो कामयाब हो जाएगी। उसे इस वक्त का इंतज़ार था कि कब 50 दिन पूरे होंगे और वो उस जिन से मुलाकात करेगी जिससे उसकी शादी होगी। बानो और बिजली परी के घर आ गई, परी के हाल चाल पूछने। परी ने भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। बिजली और बानो ने देखा कि परी बहुत खुश है। उससे पूछा, परी क्या माजरा है, तुम तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। परी ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से जल्द ही कहीं जाने वाली हूँ। इस बात पर वो दोनों ही परेशान हो गए। फिर परी से भी रहा ना गया। उसने सारी बात बिजली और बानो को बताई। दोनों की आंखें बाहर आ गई। क्या तुम पागल हो गई हो जो ये सब कर रही हो? बानो ने कहा तो परी बोली, इंसान और जिन अगर एक नहीं हो सकते तो क्या हुआ? मोहब्बत करना तो एक इंसान के फितरत में शामिल है और मैं अपने मोहब्बत के पीछे पागल हूँ। बस मेरी ख्वाहिश है कि मैं किसी जिन से मोहब्बत करूँ। तभी बानो बोली, परी तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये करना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं रुकना चाहती हो तो हम भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान चलेंगे। ये सुनकर परी घबरा गई। नहीं नहीं, वहाँ तुम दोनों नहीं जा सकती, वहाँ खतरा है, वहाँ मुझे बस अकेले ही जाना होता है और कोई नहीं जा सकता। बहरहाल बानो और बिजली अपने घर चली गई। रात को परी भी अपना चिल्ला मुकम्मल करने कब्रिस्तान चली गई। ऐसे ही देखते देखते 30 दिन गुजर गए। अब जिन्नात भी वहाँ नहीं आते थे। कामयाबी बहुत करीब थी। परी को यकीन हो गया था कि उसे उसके मोहब्बत मिल जाएगा। ऐसे ही एक रात परी कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ बिजली बानो के घर आई और बानो से कहा कि बानो चलो, परी के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है। बानो बोली, बिजली तुम पागल हो गई हो, तुम वहाँ नहीं चल सकती, तुम्हारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। मगर बिजली ने जिद करके बानो को भी राजी कर लिया और वो दोनों भी परी के पास पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद उन दोनों ने देखा कि परी एक दायरा लगाकर कालिमात पढ़ रही है। वो परी के पास आ गए। परी ने इनको देखा तो परी के कालिमात रुक गए। उसे लगा कि ये जिन्नात ही है जो बानो और बिजली के शक्ल इख्तियार करके परी के पास आए हैं। इसलिए परी ने भी उन दोनों की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कालिमात पढ़ना जारी रखा। तभी अचानक वहाँ जिन्नात भी नाजिल हो गए और जब वो जिन्नात अपनी अपनी शक्ल में बिजली और बानो के सामने आए तो दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी सांसें बंद हो गई। दोनों ने भागने की कोशिश की
मगर जिन्नात ने इन्हें काबू कर लिया। जिन्नात ने बिजली के जिस्म को अपने कब्जे में कर लिया और इसके जिस्म को तरोड़ मरोड़ दिया, जिससे बिजली के जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गई और इसकी मौत हो गई। परी ने जब ये देखा, उसे मालूम हो गया कि ये सब झूठ नहीं है, ये उसकी सहेलियां ही है। बस यही देखकर परी बानो की मदद के लिए अपनी जगह से उठ गई और दायरे से बाहर आ गई। तब तक बानो हवा में थी। परी ने आवाज़ दी, छोड़ दो बानो को, इसने कुछ नहीं किया। जिन्नात की तरफ तो देखा भी नहीं जा रहा था, वो इंतहाई खौफनाक शक्लों में मौजूद थे। एक जिन आसमान में ही बानो के सर को पीछे से पकड़ा और उसके बालों को खींचकर बानो के गर्दन को तोड़ दिया और वहां से बानो को जमीन पर फेंक दिया। बानो और बिजली दोनों की ही मौत हो चुकी थी। उसी वक्त एक जिनज़ादा परी के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ हो, इस हद तक गिर सकते हो तुम इंसान जो अपने रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक इंसान और एक जिन एक हो सकते हैं? परी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसे अपनी सहेलियों की मौत का गम लग गया था। फिर उस जिनज़ादे ने परी से कहा, तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों सहेलियों की मौत हो गई। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी मरना होगा ताकि कोई इंसान दोबारा ये काम ना कर सके। जिन्नात और इंसान कभी भी एक नहीं हो सकते। ये काम अब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद वो जिनज़ादा परी के पास आके उसका गला दबा के उसको मार देता है। जिन्नात की मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में खुद की जान भी गई और उसकी दोनों सहेलियां भी परी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। फैज़ा बाजी की शख्सियत की सबसे बड़ी खूबसूरती इनके बहुत लंबे घने और चमकीले खूबसूरत बाल थे। वो अक्सर तकरीबात में अपने घुटनों तक लंबे बाल खुले रखा करती थी। खुशबुओं की दीवानी थी तो ज्यादा वक्त खुशबुओं में ही बसी होती थी। ये वाकया उनके शादी के बाद का है। एक दिन का जिक्र है कि वो अपने खुले लंबे बालों के साथ एक शादी की तकरीब में शरीक थी। तकरीब में सबसे मिलकर वो दुल्हन से मिलने गई। दुल्हन पर किसी गैर मरई मखलूक का कब्जा था और क्योंकि आज इसकी शादी थी तो इस मखलूक को इसे छोड़ना था, तो यहीं पर वो फैज़ा बाजी से ज्यादा मुतासिर हो गया और ये बात एक आमिल ने बाद में बताई थी। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। फैज़ा बाजी दुल्हन से मिलने गई तो दुल्हन ने अपने सुर्ख सुर्ख आंखों से फैज़ा बाजी को देखा और इन्हें झटका सा लगा। दुल्हन को गिफ्ट देकर और उसके साथ कुछ वक्त बिताने के बाद वापस आई तो वो बिल्कुल पतली हुई फैज़ा बाजी थी, बिल्कुल सुर्ख सुर्ख आंखों वाली। शादी की बाकी तकरीब में इन्होंने बड़ी खामोशी और बड़े खोए हुए अंदाज में शिरकत की थी। फैज़ा बाजी की इस बदले हुए सूरत हाल के हवाले से पहला धमाका उस वक्त हुआ जब तकरीब से वापसी पर इन्होंने लिबास तब्दील करते ही अपने शौहर को कमरे से निकल जाने का हुक्म दिया था। तू यहाँ क्या करने आया है? तुझे दिखता नहीं मुझे अभी कपड़े बदलना है, बाहर निकल जाए इस कमरे से। और जब शौहर ने इनको हैरत से देखा तो इन्होंने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से शौहर को घूरा था और इनकी आवाज मर्दाना हो गई थी। इस तरह क्या देख रहा है? कहा ना कमरे से बाहर निकल जा। फैज़ा बाजी ने बड़े ही जलाली लहजे में कहा था। फैज़ा, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों मुझे इस कमरे से बाहर निकाल रही हो? और ये तुम्हारे आवाज को क्या हो गया है? फैज़ा बाजी की शौहर अरशद ने डरते हुए पूछा था। कौन फैज़ा? मैं शम्स हूँ और अगर तू अपनी खैरियत चाहता है तो आइंदा कभी भी इस कमरे का रुख मत करना। फैज़ा बाजी ने और भी ज्यादा जलाली आवाज में कहा था तो इनके शौहर जो पहले से ही इनकी आवाज और अंदाज से डरे हुए थे वो बाहर की तरफ चले गए और अपने अम्मा के कमरे में जा पहुंचे। वहां जाकर सारा वाकया बयां कर दिया था।
अरशद की अम्मी ने जब अपने बेटे को डरा हुआ देखा तो खौफ से उनका चेहरा मस्क हो गया था। और फिर बेटी के मुंह से तमाम वाकया सुनकर तो इनकी हालत खराब हो गई। बहू को कितनी बार तो मना किया था कि इतने लंबे बाल हैं, इनको बांध कर रखा करो, मगर मेरी बात तो वो सुनती ही नहीं थी। फैजा बाजी की सास बहुत खौफजदा हो गई थी। अम्मा, ये वक्त इन बातों का नहीं, चलकर पहले फैजा की हालत एक बार देख तो लीजिए। हाँ चलो देखते हैं। ये कहकर वो दोनों फैजा बाजी के कमरे के जानिब बढ़ गए। और फिर जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए थे तो इन्होंने देखा कि फैजा अपने लंबे बालों को खुला छोड़कर बेड पर बैठे इन पर बड़ी नरमी से अपना हाथ फेर रही थी। वो इन दोनों को देखते ही गुस्से से उनको घूरने लगी और इनकी आंखों से शोले निकलने लगे थे। फैजा बाजी ने मर्दाना आवाज में चीखते हुए उन दोनों से कहा, तू फिर आ गया? लगता है तुझे अपनी जान अजीज नहीं, और अब तो अपने अम्मी को भी साथ लाया है, मगर ये बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तब अरशद के अम्मी ने भी डरते डरते सवाल किया, मगर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? तेरे बेटे को बताया तो है, हम शम्स है, हम जिन है। और रह गई बात कहाँ से आने की, तो आज तेरे बहू और बेटे जिस निकाह में शरीक होने गए थे, उस दुल्हन पर मैं हावी था। हमें आज उस दुल्हन को छोड़ना था, क्योंकि ये हमारा एक आमिल से किया हुआ वादा था, और हम जिन्नात अपने वादे के सच्चे और पक्के होते हैं। बस जब हम दुल्हन को छोड़ने ही वाले थे तो हमें अचानक ये नजर आ गई और अच्छी लगी, तो हम इसके साथ यहाँ आ गए। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद उस जिन ने फिर से कहा, अभी अभी हमारा बुलावा आया है, हम जा रहे हैं, मगर याद रखना हम फिर दोबारा आएंगे और इस जिस्म पे सिर्फ और सिर्फ हमारा ही कब्जा होगा। फैजा बाजी के मुंह से ये अल्फाज निकलने के साथ ही इन्हें जोरदार झटका लगा था और वो बिस्तर पर गिर पड़ी थी। और फिर जब वो उठी थी तो बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। वो बहुत नकाहत ज़्यादा आवाज में अपनी सास और शौहर से मुखातिब हुई थी, अम्मा आप यहाँ कैसे? और अरशद आप अब तक सोए नहीं? हाँ हाँ बेटी, ये भी सो जाएगा, पहले तो तुम सो जाओ। फैजा बाजी को सुलाने के फौरन बाद ही वो दोनों माँ बेटे इस कमरे से बाहर निकल आए थे। वो रात अरशद ने अपनी अम्मी के कमरे में ही गुजारी थी। इस रात के बाद से ये आसिबे सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। फैजा बाजी को अपने शौहर अरशद का वजूद कमरे में गवारा नहीं था। हालांकि वो जिनज़ादा शम्स इन लोगों को कोई ऐसी तकलीफ न देता था। वो बस अपने हाल में मस्त रहने लगी थी। घर के कामों और दूसरी जिम्मेदारियों से तो जैसे बिल्कुल वो फारिग हो गई थी। इन्होंने अपना ख्याल रखना भी बिल्कुल छोड़ दिया था। हुलिया से बेहुलिया हो गई थी। हर वक्त गंदी हालत बनाकर घूमती रहती थी। हफ्तों नहाती नहीं थी, जिसकी वजह से इनके जिस्म से बू आने लगती थी। कपड़े भी नहीं बदलती थी। सास जबरदस्ती नहलाती थी और कपड़े बदलवाती थी, जबकि दूसरी तरफ वो अपने बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। इनके सजे सफरे बालों से एक अजीब सी बू उठती रहती थी। वो तन्हाई में भी अक्सर जैसे किसी से बातें करती रहती थी। कहाँ वो हर वक्त तैयार खूबसूरत फैजा बाजी और कहाँ ये मैली गंदी हालात। फैजा बाजी खाने बैठती थी तो एक साथ 10-10 रोटियां खा जाती थी। इनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अरशद का वजूद तो वो 1 मिनट के लिए अपने कमरे में बर्दाश्त न करती थी। इस दौरान फैजा बाजी की सास और मियाँ जी ने इनके इलाज की हर मुमकिन कोशिश की थी। शुरू में तो उनको लगा कि फैजा बाजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसीलिए वो फैजा बाजी को मुल्क के हर बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए, मगर उनकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। आखिरकार वो थक हार कर आमिलों के चक्कर में पड़ गए। बहुत से मुख्तलिफ आमिल बुलाए गए, मगर कोई भी आमिल
इस मखलूक के मुकाबले ठहर ना सका। कई आमिल अपने जान की बाजी भी हार गए। बहुत कोशिशों के बाद आखिर किसी ने लखनऊ के किसी आमिल का पता बताया था, तो अरशद फौरन ही लखनऊ जाकर उस आमिल को लाने के लिए रवाना हो गए और फिर कुछ दिनों के बाद लखनऊ से इस आमिल को लेकर आ गए। इस आमिल ने मिट्टी के एक बड़ी सी हांडी मंगवाई थी और फिर एक हिसार खींचकर उसके अंदर अरशद और उसके अम्मी को बिठाकर कहा था, इस हिसार के बाहर आने के बारे में सोचना भी मत। अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप लोग खुद रहेंगे। इसके बाद जब आमिल ने अमल करना शुरू किया था तो फैजा बाजी एकदम से भड़क कर उठ खड़ी हुई थी। चला जा यहाँ से, क्यों अपने मौत को दावत दे रहा है? मगर आमिल ने इसके बातों का कोई जवाब न दिया। वो मन ही मन कुछ पढ़ते चले गए। फैजा बाजी कभी रोती, कभी हंसती और कभी संगीन हालत बना देने की धमकियां देने लगती और आखिरकार वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। ये हालत देखते ही फैजा बाजी की सांस उठकर हिसार से बाहर आ गई। फिर क्या था, फैजा बाजी ने एक झटके से आंख खुली और खड़ी हो गई। वो अपने सास की गर्दन पर चाकू रखकर आमिल से कहने लगी, अभी और इसी वक्त इस घर से दफा हो जा, वरना इस बुढ़िया को मैं अभी जान से मार डालूंगा। आमिल बाबा ने हिसार खींचने के बाद ही फैजा बाजी के सास और शौहर को ये बात समझा दी थी कि किसी भी सूरत में हिसार से बाहर नहीं आना। ये शम्स की एक चाल थी। सास की जान को खतरे में देखकर आमिल उसी वक्त घर से निकल गया। अगले दिन मगरिब से पहले वो आमिल फिर से उनके घर पर आ गए और फिर से हिसार खींचकर फैजा बाजी की सास और शौहर को महफूज कर लिया और इस दफा काफी सख्ती से मना किया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में आपको इस हिसार से नहीं निकलना है। आमिल ने अपना अमल शुरू किया। देखते ही देखते फैजा बाजी अपने कमरे से बाहर आई और भागते हुए आमिल के पास आई। तू आज फिर आ गया? कहा तो था अगर अपनी जान प्यारी है तो दोबारा यहाँ मत आना। आमिल बाबा इसके बात का कोई जवाब ना देते हुए मसरूफे अमल रहे। इसके बाद फैजा बाजी कभी रोती, कभी गिड़गिड़ाती, कभी खुद को जख्मी कर लेती, लेकिन इस दफा उनके सास और शौहर हिसार से नहीं निकले थे। आमिल बाबा ने अपना अमल जारी रखा था। आखिरकार थक हार कर वो बेदम होकर गिर पड़ी थी। फैजा बाजी के बेहोश होने के बाद आमिल ने अपना अमल मुकम्मल करके हांडी का मुंह सख्ती से बंद करने के बाद उस हांडी को एक बक्से में बंद कर दिया था और फिर इस पर ताला लगा दिया था। इस ताला लगी हुई बक्से पर कुछ पढ़कर फूंकने के बाद चूल्हा जलवाकर वो बक्सा इसे चूल्हे पर रख दी थी। जरा देर बाद ही इस बक्से से असियतनाक चीखों पुकार बुलंद होने लगी थी और फिर बक्से के मुंह से ताजा ताजा खून बाहर आने लगा था। कुछ देर बाद बक्से से खून निकलना और आवाजें आनी बंद हो गई थी, तो आमिल ने वो बक्सा अरशद को देकर कहा, इसे जाकर समुंदर में डाल दो। अब वो कभी इस बच्ची को परेशान नहीं करेगा, मगर बच्ची को भी समझा दो कि खुदा कभी कोई अच्छी चीज दे तो इसकी कदर करना चाहिए, इसको नुमाइश का जरिया नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद फैजा बाजी बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन एक अहम बात ये हुई थी कि उस हादसे के बाद फैजा बाजी कभी मां नहीं बन पाई। फैजा बाजी और उनके शौहर अरशद ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाए थे, लेकिन कुछ फायदा ना हुआ था और फिर उसके बाद फैजा बाजी ने औलाद की उम्मीद ही छोड़ दी थी। शायद उस मखलूक ने फैजा बाजी को माफ नहीं किया था और उसका मनहूस साया उनकी जिंदगी पर हमेशा रहा। हमारे शहर के ही एक मोहल्ले में एक घर
जिनों वाले चौबारे के नाम से मशहूर है। कुछ लोगों को ये जानने का तजस्सुस था कि उस घर में वाकई जिन्नात रहते हैं या फिर उसके खाली होने की वजह से ये बात मशहूर हो गई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये है कि ना तो उस घर में जिन्नात रहते हैं और ना ही उसके खाली होने की वजह से ये बात मशहूर हुई है, बल्कि असल बात ये है कि वहाँ जिन्नात का आना जाना था, जिसकी वजह से ये घर जिनों वाले चौबारे के नाम से मशहूर हो गया है। और आपको तो ये मालूम है कि अगर इंसानों को इस बात की भिनक भी पड़ जाए कि इस जगह से जिन्नात का गुजर होता है, तो वो कभी भूल कर भी उस रास्ते पर कदम नहीं रखते। जिनों वाले चौबारे की तफसील कुछ इस तरह है कि वहाँ जुनैद नामी एक साहब का मोअज़्ज़िज़ खानदान रहा करता था। उनका अपना कपड़ों का कारोबार था और वो सब खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे। जुनैद साहब को अल्लाह ताला ने बेटे और बेटियां दोनों औलादों से नवाज रखा था। एक दिन उनकी मंझली बेटी रिमशा नहाकर बाल सुखाने के लिए मगरिब के दौरान छत पर चली गई। अभी उसे छत पर आए चंद ही लम्हे हुए थे कि अचानक वहां से किसी जिन का गुजर हुआ। उसकी नज़र बाल सुखाती रिमशा पर पड़ी तो वो जिन अपना दिल हार बैठा। शायद इंसानों की तरह जिन्नात भी दिल के हाथों मजबूर होते हैं। बस दिल आने की बात होती है, जिस पर भी आ जाए। बस फिर क्या था, उस जिन ने वही अपना डेरा जमा लिया और खामोशी से उस लड़की रिमशा की परस्ती शुरू कर दी। कभी उसे अपने तकिए के नीचे से फूल मिलते, कभी उसका कमरा खुशबुओं से महकने लगता, जिसकी वजह से कभी कभार रिमशा को शक होता कि अचानक कमरे में इतनी खुशबू कहाँ से फैल गई। उन्हीं दिनों रिमशा के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया। वालिदैन संजीदगी से उस रिश्ते के मुतालिक गौर करने लगे। रिमशा की बड़ी बहन मेहरुनिसा शादीशुदा थी और अब कुदरती तौर पर वालिदैन रिमशा के बारे में ही सोच रहे थे। आखिर बड़े गौर खोज के बाद रिश्ते की मंजूरी दे दी गई और फिर कुछ दिनों के बाद मंगनी की तैयारियां भी शुरू हो गई। रिमशा भी उस रिश्ते से बहुत खुश थी। घर पे जोरों शोर से मंगनी की तैयारियां होने लगी और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब रिमशा की मंगनी बहुत धूमधाम से की गई। रिमशा बहुत खुश थी। अभी उसकी आंखों ने ख्वाब सजाने भी शुरू नहीं किए थे कि एक झन्नाके से सब सपने टूटकर बिखर गए, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने शादी से इनकार कर दिया था बगैर किसी वजह के। रिमशा और उसके घर वाले तो जिंदा दरगोर होकर रह गए थे। उन दिनों मंगनी टूटने को बहुत बुरा समझा जाता था। लोग बातें बनाते थे कि लड़की में जरूर कोई ऐब होगा जो मंगनी इस तरह से टूट गई। रिमशा को भी अपने मंगनी टूटने का बहुत सदमा और दुख था। वो हर वक्त उदास और गुमसुम सी रहने लगी। वो ज्यादा वक्त दिन का अपने कमरे में गुजारती थी, किसी से सही तरह से बात भी न करती, बस अपने ही ख्यालों में खोई रहती। एक दिन रात की बात है जब रिमशा अपने कमरे में मौजूद थी और खिड़की के पास मंगनी टूट जाने के गम के वजह से अपनी किस्मत को कोस रही थी कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान वहां नमूदार हुआ। वो उस नौजवान को अपने कमरे में देखकर एकदम से घबरा गई। रिमशा ने चीखने की कोशिश की तो आवाज जैसे उसके हलक में फंस के रह गई। चीखना तो क्या, उससे कुछ बोला भी ना गया। उसकी कुव्वते गोयाई सल्ब कर ली गई। तब रिमशा को उस खूबसूरत नौजवान ने कहा, बड़ी ही अच्छी लड़की, पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मैं इंसान नहीं बल्कि जिन्नात की कौम से हूँ और ये भी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे बेहद अच्छे लगते हो और मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है। आज से नहीं
बल्कि उस दिन से जब मैंने तुम्हें पहली बार छत पर देखा था, तभी से मैं तुम्हारे जुल्फ का आसिर हो गया था। उसने अभी यही तक कहा था कि रिमशा खौफ के मारे चीखी और फिर बेहोश हो गई। जब होश में आए तो सब घर वालों को आमने सामने पाया। इर्द गिर्द देखा तो वो नौजवान कहीं नजर न आया, लेकिन लफ्ज जिन ही ऐसा है कि बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है। मारे डर और खौफ के रिमशा किसी को कुछ भी बता ना सकी। घर वाले यही सोच रहे थे कि शायद मंगनी टूटने की वजह से गम और दुख है जो रिमशा को अंदर से खाए जा रहा है, जिसकी वजह से रिमशा की ये हालत हुई है। इस वाक़ये के बाद वो नौजवान कई मर्तबा रिमशा के पास आया और हर बार उसे अपनी मोहब्बत और वफा का यकीन दिलाता रहा। रिमशा को भी वो जिनज़ादा अब अच्छा लगने लगा था, इसलिए उसका डर भी खत्म हो गया। और फिर आखिर एक दिन रिमशा ने भी उससे इकरार मोहब्बत कर ही लिया। वो जिनज़ादा तो खुशी से झूम उठा। रिमशा से कहने लगा, मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। मैं अपनी अम्मी को लेकर आऊंगा। बहुत जल्द तुम्हारे वालिदैन से हम रिश्ता मांगेंगे। ये कहकर वो जिनज़ादा गायब हो गया। हस्बे वादा वो चंद ही दिनों बाद अपनी अम्मी को लेकर रिमशा के यहाँ आ पहुंचा और रिमशा के वालिदैन से रिश्ते की बात की। साथ ही उन्होंने अपनी हकीकत भी वाज़े कर दी। उस जिनज़ादे ने रिमशा के वालिदैन से कहा, आपको पहले ही बता दें कि हम लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात की कौम से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपकी मंझली बेटी रिमशा से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे बेहद अच्छी लगती है। आज से नहीं बल्कि उस दिन से जब मैंने उसे पहली दफा मगरिब के दौरान छत पर देखा था बाल सुखाते हुए। और मैं ये महसूस करता हूँ कि इस शादी से आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगी। इसलिए मैं रिमशा से किए हुए वादे के मुताबिक उसका रिश्ता लेकर अपनी अम्मी के साथ आया हूँ। रिमशा के वालिदैन पहले तो तंग बहुत रह गए थे, फिर खौफ से थर थर कांपने लगे। उनकी बेटी के लिए जिन्नात से रिश्ता आए, ये बात नाकाबिले यकीन थी, मगर ऐसा हो गया था। उन पर वही असर हुआ जो पहले पहल रिमशा पर जिन की हकीकत से हुआ था। रिमशा की अम्मी एक दफा जोर से चीखी और फिर बेहोश हो गई। सारे घर वाले उनकी हालत देखकर परेशान हो गए थे। होश में आने पर जब उन्हें वो जिन और उसकी मां नजर ना आए तो उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ, मगर ये बात उनसे अब भी हजम ना हो रही थी कि उनकी बेटी के लिए एक जिनज़ादे का रिश्ता आया है। रिमशा के अब्बू कहने लगे, लो भला, जिनों को अपनी कौम में कोई लड़की ना मिली थी जो वो रिमशा का रिश्ता लेकर आ गए। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये दिलों के मामले हैं। अब अगर किसी जिन का दिल इंसान पर आ जाए तो कोई भला क्या कर सकता है। उसके बाद तो जिन ने गोया उनके घर की दहलीज ही पकड़ ली। रिमशा के वालिदैन का खौफ भी काफी हद तक कम हो गया था। जिन और उसकी अम्मी ने रिमशा के वालिदैन को हर तरह से यकीन दिलाया कि हम रिमशा को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, उसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे और आप जब चाहेंगे तब रिमशा आप लोगों से मिलने आ जाया करेगी। रिमशा के वालिदैन ने एतराज किया कि भला एक जिन की शादी इंसान से क्यों कर मुमकिन हो सकती है। जवाबन जिनज़ादे की अम्मी ने कहा, हमारे खानदान में बहुत से जिन्नात ने इंसानों से शादी की है। मेरे बेटे का दिल तुम्हारी बेटी पर आ गया है। तुम्हें अपनी बेटी की शादी हर हालत में मेरे बेटे से करनी होगी। मेरा बेटा किसी भी सूरत पे तुम्हारी बेटी की शादी कहीं और नहीं होने देगा। हम तुम्हारी बेटी को किसी चीज की कभी कमी नहीं आने देंगे। वो एक मिसाली जिंदगी गुजारेगी। आप लोग चाहे तो अपनी बेटी से पूछ ले, वो भी शादी करने पर रजामंद है।
खैर, उन जिन्नात के इसरार और खलूस के आगे रिमशा के वालिदैन मान गए और उसकी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। उन्होंने इस बात की भिनक भी किसी को ना लगने दी कि रिमशा की शादी एक जिन से ही हो रही है। लोगों को बस यही बताया गया कि उसकी शादी किसी दूसरे मुल्क में हो रही है और वो ब्याह कर वहीं चली जाएगी। रिमशा की शगुन में जो कुछ आया उसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। लालू जवाहर के ऐसे ऐसे जेवरात जिनके बारे में लोगों ने ख्वाब में भी तसव्वुर न किया था, इतने नफीस और सरसराते रेशमी कपड़े जिनके बारे में लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। बेया के रिमशा अपने पिया के देश चली गई, जो कि हकीकतन एक जन्नत का देश था। उस शादी और उसके शगुन का मुद्दतों चर्चा होता रहा, लेकिन किसी के गुमान में भी नहीं था कि वो सब जिन्नात के यहाँ से आया हुआ सामान है। बाद में जब रिमशा या उसके घर वालों का दिल उससे मिलने को चाहता था तो रिमशा आ जाया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी इस बात की खबर हो गई कि रिमशा एक जिनजादे से बिहाई गई है, और ऐसे ही वो घर जिनों वाले चौबारे के नाम से मशहूर हो गया। अपने वालिदैन की जिंदगी तक तो रिमशा उनसे मिलने आती रही। बाद में फिर उसका कुछ पता न चला। अलबत्ता वो जिनों वाला चौबारा आज तक वहाँ मौजूद है। गर्मियों के दिन थे तो इसलिए आयशा घर के कामों से फारिग होकर नहाने चली गई। वो नहा के निकली तो उसके फौरन बाद बाल सुखाने छत पर चली गई। उसके कमर पर गीले लंबे बाल पड़े थे। छत पर फूलों के गमले रखे हुए थे जिसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। शाम का वक्त था। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। हवा के साथ फूलों की खुशबू माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। तभी करीबी मस्जिद से मगरिब की अजान होने लगी। छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जहां एक बिस्तर के साथ पलंग और कुछ फालतू सामान रखे हुए थे। अजान की आवाज सुनकर आयशा कमरे में आ गई। आयशा के बाल अभी भी खुले हुए थे। ठंडी हवा कमरे में भी आ रही थी। आयशा उसी हालत में बिस्तर पर जाके बैठ गई और बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। अभी उसे सोए हुए आधा घंटा ही गुजरा था कि छत से कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। तभी दरवाजा बजा। आयशा नींद से जाग गई। वो समझी नीचे से कोई बुलाने आया है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। पूरी छत खाली थी। अंधेरा हो चुका था। आयशा ने अपना वहम समझा और ठंडी हवा में दोबारा बिस्तर पर जाके लेटी और सो गई। दूसरे दिन से वो मगरिब के वक्त हर रोज छत पर चली जाया करती थी। उसे छत पर रहना अच्छा लगने लगा था। अब वो हर वक्त अपने लंबे बाल खोल कर रखती थी। उसे ऐसा लगता जैसे उसके साथ साथ कोई है। कभी लगता कोई उसे देख रहा है। उसकी माँ कहती, आयशा बेटा, बाल नहीं खोलने चाहिए, बालों को बांध लो। पर आयशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। वो रोज रात को ऊपर छत पर ही सोने लगी। एक दिन उसकी माँ गुस्से में आ गई और उसे छत पर जाकर सोने से मना कर दिया। मना करने की देर थी कि आयशा गुस्से में आ गई और उसकी आवाज बदल गई। मुझे रोकेगी? आयशा चीखते हुए अपने माँ से कहने लगी। आयशा के इस बदले हुए अंदाज से उसकी माँ खौफजदा हो गई। उन्होंने जल्दी से नीचे आकर आयशा के अब्बू को सारी बातें बताई। देखिए ना,
आयशा को क्या हो गया है? मैंने छत पर सोने से मना किया तो मुझे गुस्से में उल्टा सीधा बोल रही है और उसके अंदर से मानो 3-4 शख्स एक साथ बात कर रहा हो। ये सुनकर उसके अब्बू चौंक गए। वो फौरन पास वाले मस्जिद के लिए रवाना हो गए। करीब आधे घंटे के बाद आयशा के अब्बू मौलवी साहब को अपने साथ लेकर लौट आए। आयशा के अम्मी ने मौलवी साहब को सारा वाकया बयां कर दिया। सब कुछ सुनकर मौलवी साहब ने कहा, छत पर खुले बाल सोने से एक जिन उसके बालों पर आशिक हो गया है। इसके बाद वो लोग उस छत वाले कमरे में दाखिल हुए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आयशा गहरी नींद सो रही है। तब मौलवी साहब ने कुछ पुरानी आयत पढ़कर आयशा पर दम किया और फिर उसका और उस छत का हिसार बांध दिया। हिसार करने के बाद मौलवी साहब तो चले गए, लेकिन उस दिन के बाद से उनके घर में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। कभी खुद ब खुद बर्तन गिरकर टूट जाते, कभी सहन में पत्थर आकर गिरने लगते, कभी रोने की आवाजें आने लगती, कभी पूरी पूरी रात बाहर का दरवाजा बजता रहता। घर वाले परेशान और खौफजदा से रहने लगे। आयशा तो इतना खौफजदा रहती कि उसे लगता जैसे कोई उसे घर के बाहर बुला रहा है। उसे अपने नाम की आवाजें आती। वो डरी डरी सी रहती। एक रात तो जोर से आंधी आने लगी, बर्तन गिरने लगे और पूरा घर हिलने लगा। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। ये छत और लड़की का हिसार खत्म कर दो, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो सिर्फ उन लोगों के घर में ही आंधी आ रही थी। सब लोग एक कमरे में खौफ से कांपते हुए बैठे थे। दूसरे दिन मौलवी को फिर से बुलाया गया। मौलवी ने कहा, अब आवाज आए तो कहना मैंने हिसार खत्म कर दिया है। माँ घबरा गई और कहने लगी, मेरी बच्ची को कहीं नुकसान ना पहुंचाए वो जिन। मौलवी ने कहा, उसे आने दो, हम देख लेंगे। जैसे मौलवी ने कहा, माँ ने वैसे ही किया। मौलवी ने पहले ही हिसार खत्म कर दिया था। आयशा उठकर छत पर चली गई। उसके बाल खुले हुए थे। तभी मौलवी साहब छत पर आ गए और आयशा पर हाजिरी लगवा दी। क्यों तंग कर रहा है? मौलवी ने पूछा। मुझे इसके बाल बहुत पसंद है, ये मेरे हैं, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। आयशा ने भारी आवाज में कहा। मौलवी साहब सूरत पढ़ पढ़कर आयशा पर दम करने लगे। आयशा तड़पने लगी और माफी मांगने लगी। उसकी चीखों पुकार पूरे घर में गूंज रही थी। आयशा की ये हालत देखकर उसके अम्मी अब्बू तो थर थर कांपने लगे। और फिर कुछ देर के जद्दोजहद के बाद आखिरकार थक हार के वो जिन आयशा के जिस्म को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया, जिसके बाद आयशा वही बेहोश हो गई। मौलवी साहब ने बेहोशी के हालत में आयशा के बालों का एक गुच्छा काट लिया और फिर उन्होंने उस बालों के गुच्छे को जला दिया ताकि वो जिन कभी आयशा को तंग ना करे।